प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 विज्ञान विषय में अध्याय 15 खाद्य संसाधनों में सुधार के कुछ MCQ। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस्मों में सुधार के लिए कौन से कारक हैं? उच्च उत्पादन, उन्नत किस्में, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। तो हम किस्मों में अगर सुधार करना चाहते हैं तो उच्च उत्पादन को भी देखते हैं, उन्नत किस्म को भी देखते हैं, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता भी देखते हैं। तो इसमें क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आगे, किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगानों को क्या कहते हैं? अगर क्रमवार पूर्व नियोजित तरीके से फसलों को उगाने की जो क्रिया है वो कहलाती है फसल चक्कर। क्या कहते हैं उसे? फसल चक्कर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। कृषि प्रणालियां तथा फसल उत्पादन किस पर निर्भर करते हैं? कृषि प्रणालियां तथा फसल उत्पादन किस पर? मौसम पर भी निर्भर करते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता पर भी निर्भर करते हैं, पानी की उपलब्धता पर भी निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका सही है। आगे, खालिस्तान में 2 या 2 से अधिक फसलों के एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्यारे बच्चों अंतला फसलीकरण। देखो, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में, जैसे एक लाइन अलग फसल की है, दूसरी लाइन की अलग फसल की है, तीसरी लाइन अलग फसल है, तो इस तरह के क्रम में उगाने को कहते हैं अंतरा फसलीकरण। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही है। कुल पोषक पदार्थ 16 में से 13 पोषक पदार्थ खालिस्तान से प्राप्त होते हैं। तो 13 जो मिट्टी से प्राप्त होते हैं। हमें किससे प्राप्त होते हैं पोषक पदार्थ? मिट्टी से। कीट पीड़क पौधों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? कीट जो होते हैं मूल, तने तथा पत्तियों को काटकर, कोशिकीय रस चूसकर, तने तथा फलों में छिद्र करके। तो ये तीनों ही यहाँ पर सही हैं। कीट जो होते हैं मूल, तने और पत्तियों को काटते भी हैं, कोशिकीय रस चूस लेती हैं, तने तथा फलों में छिद्र कर देते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका सही है। पौधों को हवा से कौन से पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। पौधों को हवा से कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं? तो कार्बन और ऑक्सीजन। क और ख दोनों आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगर यहाँ पर पानी की बात करता तो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर किसका पूछा? हवा से। तो हवा से कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधों को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, कृषि योग्य जो भूमि होती है, जो हमारी फसल के साथ जो अनावश्यक पौधे जो उग जाते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। जैसे बथुआ है, जई है, ये सारे क्या हैं? खरपतवार हैं। फसल की किस्मों और उपयोगी गुणों जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उत्पादन की गुणवत्ता का चयन कैसे कर सकते हैं? फसल की किस्मों और उपयोगी गुणों जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उत्पादन की गुणवत्ता का चयन कर सकते हैं। तो इसको कर सकते हैं प्यारे बच्चों प्रजनन से। हम नया बीज तैयार कर सकते हैं, नई किस्म तैयार कर सकते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जो प्राप्त होता है हमें ऊर्जा की आवश्यकता के लिए, वो प्राप्त होता है अनाजों से। दालों से हमें क्या मिलता है? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है दालों में क्या होता है? प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। सब्जियों, मसाले और फलों में हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या प्राप्त होता है? सब्जियां, मसाले और फलों से हमें सबसे ज़्यादा जो प्राप्त होता है वो ऑप्शन नंबर 3 है। यहाँ पर खनिज लवण और विटामिन प्राप्त होते हैं सबसे ज़्यादा। पशुधन के चारे के रूप में कौन सी चारा फसलें प्रयोग की जाती है? तो पशुधन चारे के रूप में बरसीन भी प्रयोग करते हैं, जई भी प्रयोग करते हैं, सूडान घास भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही है। चौथा ऑप्शन सही है इसका। दीप्तकाल खालिस्तान के काल से संबंधित है। दीप्तकाल जो संबंधित है वो सूर्य के प्रकाश से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूर्य के प्रकाश से। किस में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक पदार्थ प्रदान करता है? तो खाद के अंदर जो होती है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है, यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक पदार्थ करता है, लेकिन मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है। खरीफ फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? तो खरीफ फसल जो होती है वो गर्मियों में उगाई जाती है। और गर्मियों में कौन सी? वर्षा ऋतु में। खाद को कैसे तैयार किया जाता है?
खाद जो है वो जंतु के अपशिष्ट के अपघटन से भी तैयार होती है, पौधे के कचरे के अपघटन से भी प्राप्त होती है, सूर्य के प्रकाश से। तो ऑप्शन नंबर दोनों, पहला और दूसरा सही है, तो क और ख दोनों, तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? तो रबी की जो फसल है वो प्यारे बच्चों शीत ऋतु में उगाई जाती है। किस ऋतु में उगाई जाती है? शीत ऋतु में। ऑप्शन 3 यहाँ पर इसका सही है। यानी नवंबर में बोई जाती है। टाइम क्या है उसका? नवंबर से अप्रैल तक का। तो तब सर्दी रहती है। नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल में काटी जाती है, शीत ऋतु में उगाई जाती है। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थ के उपयोग के आधार पर खाद को किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? कंपोस्ट खाद था वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद क और ख दोनों। तो खाद को कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद क और ख दोनों यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। तो कंपोस्ट भी, वर्मी कंपोस्ट क्या है? जब हम कोई केंचुए वगैरह डाल करके खाद तैयार करते हैं अपशिष्ट से, वो वर्मी कंपोस्ट में आता है। और कंपोस्ट में क्या है? किसी को गड्ढे में डाल करके हम घर के अपशिष्ट कूड़ा करकट को गड्ढे में डालकर अपने आप प्राकृतिक रूप से तैयार करते हैं, वो कंपोस्ट है। और को जल्दी तैयार करने के लिए उसमें केंचुए वगैरह डाल देते हैं तो जल्दी तैयार होती है, वो वर्मी कंपोस्ट है। तो हरी खाद क्या होती है? जैसे गवार है, यानी फलीदार पौधों को ज़मीन में पहले उगा देते हैं, फिर उनको बीज आने से पहले उनको हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है, वो हरी खाद है। तो यहाँ पर क और ख दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो यहाँ पर देखो, सोयाबीन जो है वो भी खरीफ की फसल है। गेहूँ नहीं है यहाँ पर, मूंग भी है, मक्का भी है। गेहूँ जो होते हैं वो शीत ऋतु में बोई जाती है और रबी की फसल है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पर गलत है, सही है, क्योंकि इसने नहीं पूछा तो नहीं, तो गेहूँ है यहाँ पर। वर्मी कंपोस्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट में मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया था, केंचुआ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। दूध देने वाले पशुओं के आहार की आवश्यकता कौन से प्रकार की नहीं है? जो स्वास्थ्य को अच्छा बनाए, पशुओं को उचित स्वास्थ्य सुरक्षा देना, पशुओं को उचित स्वास्थ्य सुरक्षा देना, जो उनकी उम्र बढ़ाए, क और ख दोनों। तो दूध देने वाले पशु के आहार में कौन कौन से किसकी आवश्यकता होती है? जो स्वास्थ्य को अच्छा बनाए उसकी भी आवश्यकता होती है। पशुओं को उचित स्वास्थ्य सुरक्षा देना, जो उनकी उम्र बढ़ाए, क और ख दोनों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो जो उनकी उम्र बढ़ाए वो सही नहीं है, बाकी क और ख सही है। तो हमने नहीं पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आ जाएगा। अंडों के लिए कौन सी मुर्गी को पाला जाता है? तो प्यारे बच्चों, अंडों के लिए लेयर मुर्गी को पालते हैं, और ब्रोलर जो होती है ना, ब्रोलर, ये मांस के लिए पाली जाती है। किसके लिए पाली जाती है? मांस के लिए। लेयर को अंडों के लिए, याद रखना है। भारतीय जनसंख्या का अधिकांश भाग किस पर निर्भर होता है? तो भारतीय जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है? तो हमें भोजन जो प्राप्त होता है पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, क और ख दोनों। भोजन से हमें कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो प्यारे बच्चों, भोजन से हमें प्रोटीन भी प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होता है, वसा और विटामिन भी प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा, उपरोक्त सभी। कौन सी क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है? तो प्यारे बच्चों, खेती से संबंधित है वो हरित क्रांति संबंधित है। दूध से संबंधित है वो क्या है? श्वेत क्रांति है। कौन सी क्रांति दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए हुई थी? तो अभी आया था ऊपर, श्वेत क्रांति। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन सी वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली को अपनाना चाहिए? तो मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण, संगठित कृषि, उपरोक्त सभी अपनाने चाहिए तरीके। मृत पोषक तत्व कितने होते हैं? तो मृत पोषक तत्व होते हैं जिनको ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है पौधों को, तो वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। खरपतवारों को रोकने की कौन सी विधियां हैं? समय पर फसल उगाना, अंतरा फसलीकरण, फसल चक्र, उपरोक्त सभी। जो खरपतवार है उन सबको रोकने की ये सभी विधियां सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। गोखरू, जेंथियम, गाजर घास, पार्थेनियम व मोथा साइरेनस रोटेंडस किसके उदाहरण हैं? तो प्यारे बच्चों, ये सारे ही खरपतवार के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है। कृषि उत्पाद के भंडारण में हानि के जैविक कारक कौन से हैं? जैविक, जीवित, कीट भी जीवित है, कृंतक भी जीवित है, कवक और जीवाणु भी जीवित है, उपरोक्त सभी इसका आ जाएगा। भंडारण से पहले कौन सी निरोधक तथा नियंत्रण विधियां अपनानी चाहिए? उत्पाद की नियंत्रित सफाई बिल्कुल अपनानी चाहिए। उत्पाद को अच्छी तरह सुखाना बिल्कुल अपनाना चाहिए। दोमक का उपयोग ये भी करनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। भारतीय पालतू पशुओं की मुख्य स्पीशीज कौन सी है? वोस इंडिगस गाय,
वोस बुबिलिस भैंस, केपरा एग्रेसिस बकरी। तो यहाँ पर जो पहली दो है ये क्या है, भारतीय पशुओं की स्पीसीज है, तो कै और ख आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही है। पशुपालन के मुख्य तत्व कौन से हैं? पशुओं को उचित भोजन तथा आश्रय प्रदान करना, पशुओं को उचित स्वास्थ्य सुरक्षा देना, आवास का फर्श ढलुआ होना चाहिए। तो सारे ही होने चाहिए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो यहाँ देखो, मटर है वो भी सर्दी में बोई जाती है, सरसों भी सर्दी में बोई जाती है, धान जो होता है वो इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, गर्मी में वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो ये नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका। आगे चना दिया वो भी रबी की फसल है। उर्वरक क्या प्रदान करते हैं? तो उर्वरक देखो, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, पोटेशियम K। तो तीनों ही प्राप्त करते हैं उपरोक्त सभी। कृषि में शामिल प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं? बीज का चुनना, फसल की देखभाल, कटी हुई फसल को हानि से बचाना, ये सारे ही कृषि की प्रणालियों में शामिल है। तो उपरोक्त सभी इसका सही है। उर्वरक की अधिक मात्रा का क्या प्रभाव पड़ता है? उर्वरक की अधिक मात्रा जो होती है वो जल को प्रदूषित कर देती है, क्योंकि फालतू का जो उर्वरक है वो पानी के साथ बह जाता है और पानी को प्रदूषित करता है। आगे देखो, फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को किन वर्गों में बांटा गया है? फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन। तो इन 3 भागों में बांटा गया। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। खाद्य संग्रहण में किसको जैव कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य संग्रहण में नीम की पत्तियों का भी प्रयोग करते हैं, हल्दी का भी प्रयोग करते हैं। तो कै और ख दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। सिंचाई के लिए पानी का स्रोत कौन सा नहीं है? कुएं, नहरें, नदियाँ और तालाब, समुद्र। समुद्र में लवणीय पानी होता है, खारा पानी होता है। तो ये नहीं है। संकरण विधि किसे कहते हैं? फसलों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डालना, विभिन्न आनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाना, फसलों में पानी देना। तो कै और ख यहाँ पर सही है। फसलों में ऐच्छिक गुणों का संकरण डालना, विभिन्न आनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाना, ये संकरण विधि। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका, कै और ख दोनों। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही साथ एक खेत में उगाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की विधि को कहते हैं मिश्रित फसल। संकरण कितने प्रकार का होता है? संकरण जो होता है प्यारे बच्चों, अंतरा किस्मीय विभिन्न किस्मों में, अंतरा स्पीसीज एक ही स्पीसीज के 2 विभिन्न स्पीसीज में, अंतरावशीय भी हो सकता है। तो ये सारे इसके सही हैं, उपरोक्त सभी। मिश्रित फसल कौन सा नहीं है? गेहूँ प्लस सरसों भी है, मूंगफली प्लस सूरजमुखी भी है, और तीसरा गेहूँ प्लस मूंगफली, ये नहीं है मिश्रित फसल। गेहूँ चना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पर सही है। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ MCQ अध्याय 15 के खाद्य संसाधनों में सुधार के, जो आपके सेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।